अभी प्रणय जी ने कहा कि राहुल गांधी जी के दबाव में, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी का क्या कोई दबाव मान भी सकता है? और जी आपने कहा कि बाकी काम करना ना भूल जाए, लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए हिंदुस्तान की जनता प्रायोरिटी नहीं थी? आपके 28 पर्यटक मारे गए। आप मुझे एक बात बताइए, जो राहुल गांधी ने कही हो और वो गलत निकली हो, क्या आप कहेंगे कि आलू से सोना? वो बयान मोदी जी का था। लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए, फिर मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया, क्या आप आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये क्या गोलमोल चला समझ नहीं आया, लेकिन अब आप क्रेडिट लेने में लगे पड़े। अब राहुल गांधी जी कह रहे देखा एक ही मुद्दा था, चीख चीख कर मैं कह रहा था करा, अब करानी पड़ी। क्रेडिट लेने क्यों आ रहे हैं सर? मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ, इन्हीं के लोकल विधायक की क्या स्वीट्स की फैक्ट्री नहीं है? क्या वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे अपनी फैक्ट्री में स्वीट्स? मगर तो जलेबी भी तो फैक्ट्री क्यों? क्या बात कर रहे हैं आप? तो इंजीनियर हैं गौरव भाई। माफ करिएगा मैं रोक रही हूँ बीच में, फिर भी आपकी सरकार एम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं करती है, फिर भी आपकी सरकार करप्शन पर बात नहीं करती है। एडिटिंग कर दे इनके जो IT सेल के लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फेक वीडियोस लॉन्च। राहुल जी जब जाते हैं तो 2-4 चुटकुलों के बिना तो वापस लौटते हैं। आतंकवादियों ने तो धर्म पूछकर गोली मारी थी, लेकिन ये क्या हुआ? मोदी जी तो जाति पूछ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अचानक 140 करोड़ देशवासियों का ध्यान था कि कब भारत सरकार कहेगी कि अब हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। ना जाने कब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, ना जाने कब हमला हो जाए, लेकिन बीच में आ गई जाति। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज खास चर्चा जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि आज जातिगत जनगणना पूरे देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है और लोगों के बीच सुर्खियों का विषय है, लेकिन राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। क्योंकि मोदी जी अचानक जहां महाराष्ट्र के चुनाव में नारा देते थे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी जी ने भी नारा दिया पिछले चुनाव में कि बंटोगे तो कटोगे, लेकिन अब बांटने की बात आ कहां से गई? अब पूछा जा रहा है कि आप भैया कौन सी जाति से हैं, यानी कि अब जाति पूछी जाएगी। 1931 से लेकर आज 2025 में कास्ट सेंसस कराया जाएगा, ये एकदम पक्की खबर है। और आज इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। गौरव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है और बीजेपी से मौजूद है, और प्रणय प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। क्रेडिट लेने की होड़ की मैंने बात की। विपक्ष का एक मुद्दा था जातिगत जनगणना। कई सालों से विपक्ष चीख चीख कर संसद में हो बाहर हो चिल्ला रहा था कि जातिगत जनगणना कराओ 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 कराओ, लेकिन हुई नहीं। लेकिन अब जब हम हमले का इंतजार कर रहे थे, जब हम जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, तब बीच में जाति कहां से आ गई? और आपको एक खबर और मैं बीच में बता देती हूं कि 63 हजार करोड़ के राफेल भी खरीद लिए गए हैं। ये बात भी जातिगत जनगणना के विषय में दबा दी गई है। अब 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि इसकी जवाबदेही किसकी है? सत्ता में बैठी मोदी सरकार अब बताएगी कि क्यों आखिर विपक्ष का मुद्दा छीना गया है जातिगत जनगणना को लेकर। गौरव कौशिक जी, सबसे पहला आप से सवाल है जी। हमले का इंतजार सभी लोगों को था, जो हुआ 22 अप्रैल को अच्छा नहीं था, जाति बीच में कहां से आई? देखिए, कैबिनेट और भारत सरकार का एक काम करने का तरीका है, और अगर हम ये बोले कि अगर हमले की ओर में हम बाकी काम करना भूल जाएं, तो ऐसी हमारी सरकार ना काम के प्रति निष्ठावान सरकार है। और जो बदले की बात रही, आप देखिएगा, और हमको भी मोदी जी पर भी भरोसा है और भारत सरकार पर भी भरोसा है, और मैं मानता हूं कि एक हिंदुस्तानी को भरोसा है कि इस बार जो बदला लिया जाएगा वो इस तरीके का होगा कि अगली बार कोई भी भारत के ऊपर आंख उठा के ना देख सके, और ऐसा काम करने से पहले उनकी रूह कांपे। इस तरीके का बदला इस बार भारत सरकार द्वारा और मोदी जी द्वारा लिया जाएगा। गौरव जी, आपने कहा कि बाकी काम करना ना भूल जाए, लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए हिंदुस्तान की जनता प्रायोरिटी नहीं थी? आपके 28 पर्यटक मारे गए, क्या? और कौन कह रहा है प्रायोरिटी नहीं है? कौन सिद्ध करने वाला है कि प्रायोरिटी नहीं है? और प्रायोरिटी है, इसका आप सोचे कि चुटकी बजाते ही एकदम परिणाम निकल जाए, तो ये कोई हंसी खेल गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और गंभीरता पूर्वक ही हमारी सरकार ले रही है, और गंभीरता पूर्वक ही इसका उत्तर भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, तो लोग इंतजार करेंगे। प्रणय प्रताप जी भी मौजूद हैं। सर, 2011 में सर्वे कराया गया था, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए, फिर मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया, क्या आप आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये क्या गोलमोल चला समझ नहीं आया, लेकिन अब आप क्रेडिट लेने में लगे पड़े। अब राहुल गांधी जी कह रहे देखा एक ही मुद्दा था, चीख चीख कर मैं कह रहा था करा, अब करानी पड़ी। क्रेडिट लेने क्यों आ रहे हैं सर? देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि
हम ही लोगों ने मुद्दा उठाया था, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब हमने मुद्दा उठाया था तो क्रेडिट भी होना चाहिए, और हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। हम इस बात से खुश हैं कि जो हम जनता के हित में चाहते थे, जो हम जनता के लिए चाहते थे, वो चीज मोदी सरकार कर रही है, हमारे दबाव में कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने प्रेशर बिल्ड करा, उस चीज तक उनको लाए, बट एट लास्ट वो लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ सिर्फ 4 ही नहीं, 4 वर्ण हैं, लेकिन अनेकों जातियां हैं। और मैं मानता हूं कि जो सरकार पहले आलोचना कर रही थी राहुल जी की, उसके बाद मजाक भी उड़ाया, फिर इग्नोर करने की कोशिश करी, पर अंततः उनको ये कास्ट सेंसस करना पड़ा। और मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को बधाई दूंगा कि ये हो रहा है। बट मैं ये कहूंगा, गौरव जी बैठे हुए हैं, कि टाइमलाइन जरूर दें। ये सिर्फ गोल मोल या आइसक्रीम या वो ना हो, लॉलीपॉप ना हो जनता के लिए, जैसे अधिकतर वादे हो जाते हैं भाजपा सरकार के। तो मैं चाहूंगा टाइमलाइन जरूर बताएं, सुनिश्चित करें कि हम इतने समय में इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए 19-20 होता रहता है, सरकार होती है तो होता रहता है, बट टाइमलाइन बताएं। ये सिर्फ बिहार चुनाव का एजेंडा ना बन के रह जाए कि हम जातिगत गणना करेंगे। मेरा ऐसा अनुरोध है और मैं चाहूंगा सरकार टाइमलाइन बताकर इस काम को करे। फ्रेडी जी, आपने कहा कि प्रेशर बिल्ड किया जी, विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हुआ जब पहलगाम हमला हुआ? आपने प्रेशर बिल्ड इस चीज के लिए क्यों नहीं किया कि भारत सरकार के साथ हम इकट्ठा हैं, आप जवाबी कार्रवाई करें? इस पे चीज पे प्रेशर बिल्ड, ये शायद आपकी गलतफहमी है। सबसे पहली, चाहे वो ग्राउंड पर रैलियां हो, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग में हो, चाहे हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन, चाहे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपकी जानकारी में मैं डाल दूं, दोनों ने लेटर लिखा है मोदी जी को। 23 में लिखा था खड़गे जी ने लेटर जी, कि हमारी पार्टी देश के लिए पहले भी हमेशा लड़ी है, आगे भी देश के साथ खड़ी है, और जो भी वो एक्शन लेना चाहे तुरंत लें, तुरंत। फर्स्ट मतलब पहली प्रायोरिटी ही आपकी फिलहाल देश की सुरक्षा होनी चाहिए। जो हिंदुस्तानी है, जो 140 करोड़ लोग हैं, उसकी प्लानिंग करें, प्लॉटिंग करें, जहां हमारा सहारा लगेगा हम वहां लगाएंगे। प्रणय जी, विपक्ष का काम होता है एक्टिविटीज पर नजर रखना, सत्ता क्या कर रही है सवाल उठाने का काम आपका है। अब विपक्ष खुश हो रहा है, अखिलेश यादव हो या फिर तमाम विपक्षी नेता जो कास्ट सेंसस के समर्थन में थे, अब वो खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी जी जैसा नेता प्रतिपक्ष जिसने मोदी जी को झुका दिया। अब आप विपक्ष की तरफ से सवाल क्यों नहीं आ रहा है मोदी जी से पूछने के लिए कि हमला क्यों नहीं हुआ, पहलगाम हमले पर आप हमें जवाब क्यों नहीं देते? ये ना बहुत संदिग्ध समय है, अभी हम वेट कर रहे हैं। अभी टाइम है एक्शन का, रिएक्शन का नहीं, निंदा का नहीं। यदि ये लोग हमला करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो ये काम भी हम इनसे करवाएंगे। ये देश की बात है, कश्मीर हमारा है, वापस लेंगे उसको, किसी भी सूरत में लेंगे। और एकता और अखंडता की जो ऑल पार्टी की मिसाल है वो हमारे राजीव गांधी जी ने बहुत बार रखी है। जब देश पे कोई आपत्ति या विपत्ति आती है तो हम सब एक हैं। पार्टी ताने छीटाकशी ये सब चलती रहती है, कौन किस कैसा विचार रखता है, कौन कैसा विचार नहीं रखता, ये बाद की चीजें हैं। पहली चीज राष्ट्र और आखिरी चीज भी राष्ट्र, उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है। गौरव कौशिक जी, बीजेपी ब्राह्मणों को अपनी ताकत मानती है, वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन अब सेंसिटिव चीजें लोगों के मन में उठ रही हैं। पहले ये था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी जाति हिंदुस्तान की है, लेकिन अब जनता सोच रही है कि हमसे हमारी जाति पूछी जाएगी, आप एससी से हैं, आप एसटी से, आप ओबीसी से हैं। तो ये विरोधी, ब्राह्मण विरोधी एजेंडा नहीं हो गया जो बीजेपी सरकार चला रही है जातिगत? क्योंकि ये सवाल जब हमने देखे, ये फैसला जब कैबिनेट की तरफ से आया तो लोगों ने कहा कि कहाँ मोदी सरकार है जो कहती थी हम एक है, हमारी जात हिंदुस्तान है, अब क्यों हमें उस कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि अब हम जात बताएंगे आपको? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से बात छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि किसी के दबाव में लिया हुआ निर्णय नहीं है। और मैं तो ये बात खुले मन से, दर्शक भी देख रहे होंगे, जैसा अभी प्रणय जी ने कहा कि राहुल गांधी जी के दबाव में, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का क्या कोई दबाव मान भी सकता है? एक आपने माना एक, तो अभी मैं अपनी बात पूरी मैं तो खुद कह रहा हूं, क्या कोई राहुल गांधी जैसे हास्य पात्र का कोई दबाव मान भी सकता है? तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जो विचार है और जिसलिए उनकी मांग थी, वो सिर्फ इस डेटा का उपयोग अपनी
वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी मंशा क्लियर है, और क्योंकि उनका वोट बैंक सबको पता है, एक विशेष समुदाय है जिसको उन्होंने हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो करा, मगर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर किसी की दुर्दशा है तो उस विशेष समुदाय की भी है। ये बात आज उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो वो इस डेटा का उपयोग, इन जातियों के जो डेटा का उपयोग है, वो सिर्फ उनकी मंशा यही है। और हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी तो विचार ही यही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारा, कि आखिरी छोर तक हम किसी तरीके से सरकार का लाभ उन तक पहुंचा पाए। इसी के निमित्त ये निर्णय लिया गया है कि जो वंचित जातियां हैं, जिन तक जब तक डाटा नहीं होगा, हमारे पास पता नहीं चलेगा कि कौन जाति सबसे कम संख्या में, किन तक हमारा लाभ पहुंचना चाहिए, सिर्फ उस विषय को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वही एकमात्र उद्देश्य है इस कानून को लाने का और इस जनगणना को कराने का। इसमें हमको उनके इकोनॉमिक क्या स्टैंडर्ड हैं वो भी इसके अंदर पता चलेंगे, क्योंकि ये पूरा सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस है, तो उसमें हमको उनकी क्या, उनकी अर्थव्यवस्था है वो भी हमको पता चलेगी। ये उद्देश्य है। और मैं गौरव भाई को रोकते हुए एक सवाल जरूर करूंगा। भाई साहब ने कहा कि क्या वो कर लेंगे, राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता है? आपने मेरे को मेंशन करा तो मैं भाई साहब को पूछ लूं। आप मुझे एक बात बताइए जो राहुल गांधी ने कही हो और वो गलत निकली हो, क्या आप कहेंगे कि आलू से सोना? वो बयान मोदी जी का था। दूसरी बात, जलेबी की फैक्ट्री, मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ, इन्हीं के लोकल विधायक की क्या स्वीट्स की फैक्ट्री नहीं है? क्या वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे अपनी फैक्ट्री में स्वीट्स? मगर तो जलेबी भी तो फैक्ट्री में, क्यों क्या बात कर रहे हैं आप? तो इंजीनियर हैं गौरव भाई, ये कह रहा हूँ क्या स्वीट्स की फैक्ट्री नहीं हो सकती? आपके लोकल विधायक की स्वीट्स की, नमकीन की फैक्ट्री है कि नहीं? नमकीन की और जलेबी की, अपनी बात को आप बताइए है कि नहीं? सुनो, आप गौरव भाई बताइए, आपके जलेबी का और फैक्ट्री का क्या कनेक्शन है? जलेबी तो देखिए, जो कोई चीज बड़े स्तर पर बनती है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो जाती है। जब आप उसको एक्सपोर्ट करने लगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलेबी बनाई जाती है। हाँ, जलेबी हाथ से बनाई जाती है। हर चीज बनाई जाती है, कपड़ा भी बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। लड्डू भी बनाए जाते हैं, नमकीन भी बनाई जाती है। क्या कह रहा हूँ, सुनो, बनाया तो सब कुछ जाता है, तो फैक्ट्री हर चीज की लग सकती है। तो मुझे ये भाई, हमारा भाई गौरव, ये बता दें गौरव जी कि क्या ऐसा बयान है जो इनको लगा, जो उनका लाइक था, चाहे वो किसान कानून को लेके हो, चाहे उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ भूमि आरक्षण बिल पे बैठे हो। राहुल गांधी जी के सारे बयान हरियाणा में काम क्यों नहीं आए? देखिए, चुनाव हारना जीतना एक अलग बात होती है। 50 सालों तक इनकी अलगाववाद और बांटने काटने की राजनीति काम नहीं आई। भाजपा एक बहुत, फिर भी तीसरी बार सत्ता में बैठे हैं। तीसरी बार हम 6 बार सत्ता से बाहर गए हैं, 6 बार 7 बार आने के बाद जी। हर स्टेट में हमारी सरकार थी, इनकी 2 सीटें थी, और इनकी पार्टी के गठन के बाद 2 चुनाव ऐसे भी हो जब इनकी सीट नहीं आई थी। हम वो लोग हैं जो देश नीति पे काम करते हैं। हम वो लोग हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब होती है तो उनको यूएन समिट में भेजते हैं इलाज कराने के लिए। हम देश की अखंडता और एकता की बात करते हैं, बांटने और काटने की। देश नीतियों के नाम 2011 में देश कहाँ नीतियों थे? के यूपी आपकी सरकार थी। देश नीतियों के इनके कुछ नाम बता देता हूँ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला अभी कल ही क्लियर हुआ है, क्लीन चिट मिली है मेरे भाई की जानकारी में। मैं वैसे बताऊं, कल ही कौन स्पेक्ट्रम नीति, EWG में क्लीन चिट मिली है ईडी ने। बिल्कुल, आप बताइएगा, आपने जवाब में पहले सुन लेना जी। बहकाने की बात ना करें ना। इतनी सुंदर सुंदर नीतियां कांग्रेस ने निकाली। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नीति, उसमें भी क्लीन चिट मिल गई है ईडी की। कोल घोटाला नीति, CWG भी बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं हमें तो क्लीन चिट दे दी, और कल ही दी है। आप भाई से पूछ लीजिए, कुर्सी ईडी जो इनके लिए काम करती है, ईडी एक कुर्सी ने क्लीन चिट क्लोजर रिपोर्ट अपनी सबमिट करी है। एक कुर्सी जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्टेडियम उसी पे दी है क्लीन चिट, वो 4-4 लाख रुपए की कुर्सी। गौरव भाई, सरकार आपकी, ईडी आपकी, CBI आपकी, तो आप साबित क्यों नहीं कर पाए? उन नीतियों के कारण ही तो आज कांग्रेस का ये हाल है। ये फेक प्रोपेगेंडा था कि कोई कांग्रेस की तरफ आज देखना भी नहीं चाहता। और बिल्कुल नकार आप 400 पार की बात करते थे गौरव जी, लेकिन आपको टिकाया कहाँ? 272 आपको मिलाकर बनानी पड़ी। अब आप ये देखिए, ये स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, इसका सही नहीं है कि कांग्रेस का ही हाल। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस का क्या हाल है। असल में क्या है,
कि कई बार क्या लगता है कि हम जीते फर्क नहीं पड़ता, मगर इस बात से ये इस चक्कर में खुश हो गए कि हमको 400 पार नहीं मिले, मगर ये भूल गए कि हम हार गए। आप समझे, चाहे डिफरेंस कम हो गया हो, मगर सरकार तो ये तब भी नहीं बना पाए कांग्रेस। लेकिन इससे कंजप्शन ये भी निकलता है कि इस बार जितना आंकड़ा कम था शायद वो ज्यादा, और आप इस बार आ भी ना पाए। नहीं, वो तो समय बताएगा, मैं अभी से क्या बोलूं। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के लिए एक सपना ही रहेगा, एक जिस सपने को देख के वो डेली रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे कहेंगे काश हकीकत हो जाए। सपना इन्होंने भी तो पूरा किया है, लोगों को बांट के, जाति धर्म में काट के। रही बात, सपना शुरू हुआ था 15 लाख अकाउंट में डालने से, सपना शुरू हुआ था हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी देने से, सपना शुरू हुआ था सुरक्षित हाथों से। और आज सपना आज जितना सुरक्षित भारत अपने आप वो हम देख रहे हैं, मैं मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है, हम देख रहे हैं कितना सुरक्षित है। वो कठपुतली अभी की सरकार, 28 लोग मरे हैं, कठपुतली की सरकार। मैं चाहती हूँ, हमारा मुद्दा कास्ट सेंसस का है, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि फिर ब्राह्मण लोगों का मानना है कि ब्राह्मण हर फील्ड में अपनी मजबूती लेकर चलता है, तो ब्राह्मण आपसे नाराज नहीं हो जाएगा? फिर बिहार में चुनाव है नवंबर में, संभव मुझे लग रहा है हो जाएंगे चुनाव। मैं कह रहा हूँ कोई भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि हर कार्य को करने की मंशा पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हो। हमारी मंशा जो वंचित जातियां हैं उनके डेटा को इस्तेमाल करके उनको योजनाएं पहुंचाने की मंशा है, इसीलिए सेंसस कराया जा रहा है। और कोई मंशा ही नहीं है तो किसी और को कोई दिक्कत क्यों होगी? मगर हाँ, जो पार्टी इस डेटा का उपयोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए करना चाहती थी, लोग तो ये कह रहे हैं, गौरव कौशिक जी मैं आपको रोकूंगी, लोग ये कह रहे हैं अगर बिहार में चुनाव से पहले अनाउंसमेंट क्यों, उससे पहले अनाउंसमेंट क्यों ना? वोट बैंक की राजनीति तो सीधी सीधी दिखाई दे रही है बिहार में चुनाव का मात्र एक सहयोग है, ये एक सहयोग है, क्योंकि ऐसा सहयोग रुड़की में भी होगा। पुल की घोषणा हुई है लेकिन वो 27 से पहले बनेगा नहीं। हाँ। तो ये एकमात्र सहयोग था। और मैं कह रहा हूँ कि चाहे जैसे प्रणय जी कह रहे कि ऐसा सहयोग होगा, 27 से पहले बने कुछ भी बने हो, विकास कार्य ही रहा। इनको भी खुश होना चाहिए मेरे मित्र। दादा मैं तो खुद आपके समर्थन में हूँ इन विकास के मुद्दों पे। वोट बैंक की राजनीति तो आपकी तरफ इशारा करती है। राहुल गांधी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वोट बैंक आपकी तरफ भी खिसक जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी का मुद्दा उठाया है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल वर्कमैनशिप है, हमेशा चलती रहती है, और इस बारे में मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि हमसे ज्यादा प्रोग्राम शायद भाजपा के इंटरनल होते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट है। राहुल गांधी जी वहां जाएंगे, खड़गे जी जाएंगे, अपने विचार रखेंगे, लोगों को एक करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे देश चाहते हैं हमारे देश ज्यादा से ज्यादा जाए और ज्यादा से ज्यादा मेम रील्स में एडिटिंग कर दे। इनके जो क्योंकि आईटी सेल के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा फेक वीडियोस लॉन्च करते हैं। राहुल जी जब जाते हैं तो 2-4 चुटकुलों के बिना तो वापस लौटते हैं। मैं तो कहता हूं, और हंसने से सब स्वस्थ रहते हैं, सब खुश रहते हैं। तो राहुल जी एक काम तो अच्छा करते हैं। मैं भाई के समर्थन में हूँ, खुश और इनको काम मिलेगा। राहुल जी के जाने की से बीजेपी की जो आईटी सेल है, जो एडिटेड वीडियोस चलाती है, उसको काम मिलेगा। प्रणय जी रायबरेली गए थे अभी राहुल गांधी जी, वहां पे संदिग्ध पोस्टर लगाए गए, आतंक का साथी राहुल गांधी। क्यों लोगों के मन में राहुल गांधी जी के लिए विचारधारा है कि आतंक का साथी से कनेक्शन जोड़ रहे राहुल गांधी जी का, फिर पोस्टर हटवाए? विचार वही है, नींव वही है। एक मिनट गौरव जी, बिल्कुल प्रणय जी। देखिए, लोकल कोई भाजपा का कार्यकर्ता या किसी और पार्टी का कार्यकर्ता ये पॉलिटिकल स्टंट खेलता है, गिरी हुई राजनीति करता है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। आतंक का साथी आपने कहा, ऐसा पोस्टर लगा, वे लोग हैं जिनके परिवार में 2 लोग आतंकवादी द्वारा मारे गए। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो साथी हो सकता है आतंकवाद का? नहीं, लोगों के विचारधारा है। मैं उन लोगों के लिए ही ये बात बोल रहा हूँ। वो आतंक का साथी हो सकता है जिसने अपने पिता को टुकड़ों में बटा हुआ देखा हो, माता मतलब अपनी जो दादी माँ है उनकी छाती गोलियों से छलनी देखी हो, वो आतंकवाद का साथी हो सकता है। वो कल कानपुर में शुभम द्विवेदी जी की जो वाइफ है उनसे मिले और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए और परफेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए, सॉलिडिटरी। ये नहीं होना चाहिए कि आधा अधूरा दिखावे वाला सोल्यूशन। उनको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को खोखला कर रही है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, ये जो हमला जाति धर्म पूछ के हुआ है, ये हमारे देश के माहौल को देखते हुआ है।
वो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा करें और भारत में गतिविधियां नेगेटिव हो जाएं और दंगे भड़के, लोग और आपस में लड़े क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे यहाँ जातिवाद और धर्म का जहर ऑलरेडी फैलाया जा रहा है। और उसके बाद कास्ट सेंसस की बात हो रही है। जी हाँ, जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। देखो, उसके बाद ही हो रहा है। हमारे यहाँ पहले धर्म में बटे हाँ। और अब जातियों में जो बांटने का वो काम कर रहे हैं, ये टेररिस्ट का काम है। मैं टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ। वो ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें। उन्होंने तो एक से धर्म पूछ लिया, अब यहाँ हर पोस्ट में हर व्यक्ति एक दूसरे से धर्म पूछ रहा है। नैनीताल में क्या हो रहा है, भोपाल में क्या हुआ, एक मुस्लिम पुलिस वाला था उसको पीटा। तो वो ये चाहते थे कि हमारा देश बिखरे, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को एकजुट रहते हुए उनकी आतंकवादी मंशाओं को पूरा नहीं होने देना चाहिए। प्रणय जी, राहुल गांधी जिस बात पर तोड़े रहे कि जातिगत जनगणना होगी, 50% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के बाद आया था कि चले 50% आरक्षण रख देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम इस दीवार को तोड़ेंगे, 70 तक हम ये आरक्षण पहुंचाएंगे। अगर आरक्षण 70 तक पहुंचता है तो जनरल कैटेगरी का क्या होगा? तब आपस में लोग कटेंगे और बनेंगे नहीं। देखिए, मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, अभी तो गवर्नमेंट में गौरव जी हैं, ये जातिगत जनगणना के साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी गणना कराएं। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन लोगों का भी पता लगे, वो किसी भी जाति धर्म से आते हो। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है कि पंजाबी समाज के लोग गरीब नहीं है और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो लोग गरीब नहीं है। तो असली आरक्षण की जरूरत उनको भी है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए इसमें। और देखिए, ऑलरेडी चल रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% बहुत कम आरक्षण है, 10% आरक्षण ऑलरेडी। क्योंकि मैं बताऊं, 10% आरक्षण है। मैं वैसे बताऊं, मैंने बहुत सारे ब्राह्मणों को देखा है, बहुत सारे क्षत्रियों को देखा है, बहुत अदर जातियों को देखा है, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। चलिए, अब वही मैं पूछूंगी क्या सरकार करे? 10% आरक्षण है, वो सब जानते हैं ऑलरेडी। देखो, जो भी इकोनॉमिकल, चाहे उसमें ब्राह्मण है, चाहे उसमें ठाकुर है, चाहे उसमें कोई भी जनरल बिरादरी है, और अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए ये प्रावधान लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हम लोग 10% रिजर्वेशन ऑलरेडी देने। और ये जो सेंसस होने भी वाला है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सोशल जस्टिस का विषय है, सामाजिक न्याय का विषय। वो हर तरीके का न्याय इस जनगणना से हो, ऐसी जनगणनाएं होने वाली है। इसमें आर्थिक रूप से भी उनका डेटा लिया जाएगा, इसमें सोशली भी लिया जाएगा, क्या जाति है, इसमें उनकी जाति भी पूछी जाएगी। तो इसमें एक ये बड़ा विशाल और देश की योजनाओं को अच्छी तरीके से वो जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचे, ये उस डेटा बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और रही बात अभी पार्टी के विचार की बात हो रही थी, तो ये मैं बार बार इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, पूरे देश को सारे चिट्टे पता है। ये सब काम कांग्रेस के ही द्वारा किया गया, देश को भी बांटा, एक देश के अंदर पाकिस्तान देश को बांटा था। आप सही कह रहे हैं, ठीक है, हमने पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश बनाया था। और तो हम बांटते हैं, लेकिन दुश्मनों को, अपने घर के लोगों को बांटते हैं। और इन्होंने देश को भी बांटा। आज इन्होंने एक देश के अंदर भी 2 देश बनाने का काम करा, 2 संविधान लाने का काम करा। कश्मीर का संविधान और वो स्पेशल कैटेगरी थी, आपको ये नहीं पता होगा। 2 संविधान। मैं गौरव जी से एक सवाल करूंगा, अभी पहले मेरा भाई बात पूरी कर ले। हाँ, तो ऐसे काम जिन्होंने करे हो वो बांटने की बातें नहीं करें तो अच्छा है। आज भी हमारी योजनाएं, हम जब भी जमीन पर कभी ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हर जाति, हर धर्म के लोग इस जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती है, सब लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और ये सभी लोगों का, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो उनको एक विशेष समुदाय को सिर्फ बरगलाने का काम, और जिससे इनका वोट बैंक ना टूटे, इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये बार बार बातें जोड़ने तोड़ने वाली कभी हमारे मुंह से सुनिए। हमारा तो सबका साथ, सबका विकास, आपके मुख्यमंत्री के मुंह से सुना गया था गौरव जी। मैं बताऊंगा इसका भी, सबका तभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम साथ की बात करते हैं। तभी तो हमने कहा ना कि बटना नहीं है, हम साथ की बात करते हैं, तो हम तो बार बार कहेंगे कि बटना नहीं है। अच्छा प्रणय जी, आप जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं, इन्होंने तो कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चलिए काम करेंगे। तो आप कश्मीर से लेकर सवाल भी पूछना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि फिर उस मुद्दे पर भी बात की जाए। एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा तोड़ने का काम किया, हमने पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया। दूसरी बात जोड़ने की मैं बताऊं, 565 रियासतें थी, उनको हमने एकजुट
जोड़ा, वो इतिहास तब ये तो देश बिल्कुल बना। सब जानता, एक बिल्कुल। और चीज मैं भाई से पूछना चाहूंगा, शायद बहुत कम लोगों को ये पता है, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, नॉलेजेबल हैं। सिक्किम को भी हमने अपने देश में जोड़ा 1971 में। जी। हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। भाई ने कहा कि लोग योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो योजनाएं सब हम लाए थे। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। अरे वो तो गड्ढा खोदने के पैसे थे। मनरेगा आरटीआई को खत्म कर रहे हैं, मनरेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन को खत्म करना चाह रहे हैं, डाटा एक बार गड्ढा खोदा और गड्ढा बढ़ना तो उसके 1000 रुपए मिल जाया करते थे। हाँ तो अच्छी बात है, आप नहीं चाहते मजदूर को पैसे मिले तो प्रोडक्टिव काम करो ना। सुन, आप बताइए ना क्या प्रोडक्टिव, आप ऐसी योजना बताइए जो मोदी जी लाए हो। मोदी जी ने मोदी जी की योजना गरीब लोगों के लिए आप मुझे 5 बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो लाए हो और इम्प्लीमेंट हुई हो ग्राउंड पे, आप मुझे बताइए 5 ऐसी योजनाएं। 50 बताने को तैयार हूं। बल्कि मैं कहता हूँ अरे हम 3 पूछ लेते हैं। मोदी जी की 3 योजना बताए जो इम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2013 में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो द हिंदू एक अखबार है, उसके अंदर एडिटोरियल में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया कि इस देश ने, जब बाकी पूरा विश्व सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वास्थ्य की करता है और स्वास्थ्य सेवाओं की करता है, तो इंडिया की रैंक कहीं पता नहीं 150-200 पार आया करती थी। हमने कभी स्वास्थ्य को एक सेक्टर माना ही नहीं। 2014 से पहले कभी उस विषय में चिंता करी नहीं। एक गरीब जनता को क्या चाहिए, उसका अगर इलाज फ्री में हो जाए तो उसके लिए वो, मैं कह रहा हूँ कि वो योजना नहीं है, वो जीवन दान है, वो वरदान है। आयुष्मान की बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना की। और मैं यही कह रहा हूँ कि इसी गली के बाहर एक मैं बताऊंगा उनके आंटी का नाम, रातों रात बीपी बढ़ा, ब्रेन हेमरेज हुआ उनको। और ब्रेन हेमरेज मतलब उनको लगता था नॉर्मल सर में दर्द है, बट ब्रेन हेमरेज निकला। एक काम, बर्तन वगैरह धोती थी वो घरों के अंदर, जब दिखाने गई न्यूरो सर्जन को तो उन्होंने कहा ब्रेन हेमरेज आपको हो गया। सर्जरी का खर्चा 7 से 8 लाख रुपए। और तो एम्स गई, एम्स में पता चला उनको 4.5 लाख रुपए का खर्चा कि इसको सर्जरी कराने का। मगर मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को, कि जिनके कारण आयुष्मान योजना आज उत्तराखंड के हर नागरिक के पास है। और आप जान के बड़ा हर्ष होगा, बल्कि अगली बार कैमरा में आप चाहोगे तो मैं उनको लेके बैठूंगा। मात्र 12,000 रुपए में वो सर्जरी करा के आई, और उनके लिए वो आज तक आयुष्मान योजना को योजना नहीं बोलती है, वो एक वरदान मानती है। चलिए, एक आयुष्मान हो गई, प्रणय जी 2 और फटाफट योजना बताएं आप। ठीक है, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना के अंदर जितने अपने मजदूर हैं, जितने जिसको वही मजदूर जो गड्ढा खोद के भरते हैं वही तो जिन्हें आप पैसे नहीं देना चाहते। पहले उनसे गड्ढे खुदवा रहे थे। हमने कहा हम आपको स्किल सिखाएंगे, गड्ढा मत खोदो, हम आपको, अगर आप जूते का काम करते हो तो भाई स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दे उत्तराखंड में, तो हम उसको ब्रश देने का काम करेंगे, हम उसको पूरी टूल किट देंगे और 3 फेस में देंगे। जैसे जैसे उसका काम बढ़ता रहेगा, पहले 15,000 देंगे, फिर 45,000 देंगे, और साथ में काम करने कैसे करते हैं वो सिखाएंगे भी। जिला केंद्र पर मैं आपको विभाग बताऊंगा कि कब कब उनकी सेशन चलती है। एक सेशन हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, माफ करिएगा मैं रोक रही हूँ बीच में। फिर भी आपकी सरकार एम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं करती है, फिर भी आपकी सरकार करप्शन पर बात नहीं करती है। अभी केंद्र के अंदर मोदी जी ने इतने सारे नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लगातार बट गए, लेकिन जो रेलवे में खाली पड़े पद हैं उन पर कोई बात नहीं। अभी मैं भाई की एक बात का जवाब दे दूं, एक आयुष्मान की योजना का जवाब दे दूं गौरव जी, अगर आप चाहें तो। ये प्रैक्टिकल बात मैं जनता से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को आयुष्मान का लाभ मिलता है, कितने हॉस्पिटल्स में मिलता है? बहुत देखो, कितने रुड़की में बताइए, अगर रुड़की में बताइए 80% हॉस्पिटल्स आयुष्मान का कार्ड देख के भर्ती नहीं करते। मगर आज पूछिए, अगर सुनो आप ये जनता के बीच में पूछिए, आयुष्मान का कार्ड देखने के बाद वो भर्ती नहीं करते हैं, इसीलिए पैसे नहीं आते हैं। और 100 में से 8 हॉस्पिटल आयुष्मान यूज नहीं करते रुड़की में। मैं बाय नेम बता सकता हूँ। मगर मैं इसमें अगर कोई इस योजना की बुराई कर सकता है ना, तो मैं बुराई नहीं कर रहा, कर सकती है, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसीलिए आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने 25 लाख रुपए की योजना दी है, जो आपने 5 लाख दिए। इसीलिए कांग्रेस को जो उखाड़ के लोगों ने, गौरव भाई यही योजना, वो कह रहे धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो नाम बताने को तैयार 25 लाख रुपए
देते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में 25 लाख की योजना है हमारी, 5 लाख की नहीं है। देखा देखी में आप जाइए, देखा देखी 25 लाख रुपए, और हर एक हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी था राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कि उनको वो इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा। वो ये मैंडेटरी क्यों नहीं करते हैं? कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है तो मैं टिप्पणी कर सकूं, मगर जो मैं कह रहा हूं कि पूरे देश भर के अंदर स्वास्थ्य पे पहली बार किसी ने इस तरीके से देखा। और ये वाकई, क्योंकि देखो एक परिवार के अंदर एक बीमारी पूरे कई पीढ़ी उनकी तोड़ देती है, कर्जे में आ जाते हैं, ब्याज चुकाना पड़ता है, मगर ये उनके लिए वरदान का काम है। विश्वकर्मा योजना हो गई, और क्या कहते हैं आपका, सोच लीजिए, नहीं सोचने वाला, सोच लीजिए गौरव जी, योजनाएं सोच लीजिए। योजनाएं बनी नहीं तो बताएंगे कैसे? सही कह रहे हैं। अगर आप युवा की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत उनको जिस तरीके से फंड दिया जाता है, मुद्रा योजना के अंदर, मैं बताता हूँ, आप अगर स्टार्टअप चालू करो आपको मैं लोन दिलूंगा। अरे सर मैं तो स्टार्टअप चालू करें, मैं तो एप्लीकेशन देने को तैयार हूँ। मुद्रा योजना के अंदर कई हमारी महिलाओं, मैं जनता इस बात को जानती हूँ कितनों को मिला है। मुद्रा योजना के अंतर्गत भी लोगों को लोन मिल रहा है और वो अपने काम शुरू कर रहे हैं। सेशन देखेगी गौरव जी, पंडित जी, मैं वही कह रही हूँ। अब समाप्त करता है इसको, डिबेट को, कास्ट सेंसस को लेकर। लेकिन मेरे भाई ने योजनाएं पूरी नहीं बताई। 5 योजनाएं पूछी थी मैंने, नहीं तो अभी उन्होंने मुद्रा योजना बताई, विश्वकर्मा बताई है, ये तो सब एक ही है, 3 तो हुए। मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, मैं बताता हूँ, जनधन योजना। अभी सुनो, और इन्होंने जिस एम्स को रेफर करा था वो एम्स हमारे द्वारा स्थापित है, कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो इतिहास की बात है, लेकिन अब 27 चल रहा है, देखिए खत्म तो नहीं हुआ, चल रहा है। लेकिन मैं फिर कास्ट सेंसस पर लौट रही हूँ, आपको भी वही कह रही हूँ, कास्ट सेंसस पर करते हैं, पक्ष और विपक्ष है क्या कास्ट सेंसस पर? परिसीमन होगा, आप लोग तैयार हैं? मैं कास्ट सेंसस के फेवर में हूँ। आप हो? तो हमारी तो सरकार ने करा, हम कैसे? ये हमने करवाया है, तो हम फेवर में। देखिए मैंने कहा शुरू में क्रेडिट लेने की बात, आप लोगों ने कहा वो लोग। एक बात बताइए, आप अच्छी एंकर हैं तो आपको अच्छा एंकर ना कहा जाए? मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अगर हमने प्रेशर डाला है जनता के हित में, सरकार चलाते हैं कि कांग्रेसी भी बधाई देने आ जाए घर पर, तो इससे अच्छा और क्या? कांग्रेस मन के अंदर तो मैं तो अभी दे रहा हूँ सबका साथ, हमारी मंशा इन्होंने पूरी करी, मैं बधाई देता हूँ, मैं ऑन कैमरा बधाई देता हूँ। इनकी मंशा क्या है वो सबको पता है। हमारी मंशा देश हित की मंशा है, जोड़ने की मंशा है। आपकी मंशा सबको पता है। आखिरी सवाल गौरव जी, पंडित जी, परिसीमन होगा संसद में, आप लोग तैयार हैं? नहीं, वो तो जो जितनी आपकी आबादी उतना रिप्रेजेंटेशन, तो फिर वो नहीं होगा कि अभी तो 543 मेंबर्स, उसके बाद जब बढ़ेंगे तो तब आपस में नहीं होगा कि सिर्फ ओबीसी का मैं करूंगा, एससी का हम करेंगे और जनरल काम करेंगे, तब दिक्कतें नहीं आएंगी आपस में? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे और जो भी आगे परिसीमन भी होगा, मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के और सारा एक सामंजस्य पूरे देश के अंदर बैठे, कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का विरोध ना हो। मुझे लगता है बहुत सोच समझ के थिंक टैंक उसको निर्णय ले। कांग्रेस साथ रहेगी अगर परिसीमन होता है और आपस में नेताओं की संख्या बढ़ेगी? देखिए, अगर देश हित में कोई भी कानून होगा, देश हित में कोई भी कार्य करा जाएगा, तो कांग्रेस सबसे पहले आकर इनको मिठाई खिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये परिसीमन अपने हितों के हिसाब से करेंगे। हाँ, अब तो हितों की बात ही नहीं आती, आपकी जितनी आबादी आपको उतना नहीं, परिसीमन का हमारा हित क्या है? हमारा हित क्या है? पूछना जरा। बांटने कैसे बांटने का? किसे बांटेंगे? लोगों को, क्षेत्रों को, देश को। आबादी का टैग आप पर भी है प्रणय जी। कांग्रेस सरकार मुस्लिम की राजनीति करती है, इस बात से कोई मुकर नहीं सकता। कांग्रेस सरकार, अगर उनके पास दूसरी, कांग्रेस सरकार हर जाति हर धर्म की राजनीति करती है, फिर भी मुस्लिम लोगों की आबादी सबसे ऊपर आती है। हर शोषित, हर वंचित, गरीब हो, पिछड़ा हो, सबकी, चाहे जनरल हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे एससी हो, ये चिंता कांग्रेस सरकार चिंता करती है। और एक और बात को हमेशा गरीब रखने में मदद रखती है। हाँ बिल्कुल, वंचित 80 करोड़ लोगों को राशन ये दें। ठीक है, 80 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है आप पूछिए? हमारी सरकार में जो पॉवर्टी लाइन थी वो कहाँ, कितने लोगों तक थी? उन लोगों ने कितने लाख लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाल दिया? नहीं, कितने लाख लोगों को पॉवर्टी लाइन में डाल दिया? मैं आपको बताता हूँ, 35 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन में डाला है। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले मिलता था 40 करोड़ लोगों को राशन, अब मिल रहा है 80 करोड़। इसको अपना तमगा समझते हैं आप? 80 करोड़ गरीब कर चुके हैं देश में। ये राहुल गांधी वाली बात है। 80 करोड़ गरीब कर चुके हैं। अगर ज्यादा लोगों को वितरण करना चालू कर दिया, अरे आज ही राशन कार्ड के ऑफिस पर ताला लगाया हमारे पार्षदों ने, तो व्हाइट राशन कार्ड बंद है। कैसे
नलके क्यों बंद है? हाँ, 2 साल से केंद्र पर चर्चा कर रहे हैं प्रणीत जी। मैं तो हर मुद्दे की बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। राशन कार्ड क्यों बंद है? हर स्टेट में बंद है। व्हाइट राशन कार्ड जो गरीब, सुनो, अच्छा गरीब हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पे आते और थर्ड आने की बात करते हैं 80 करोड़ गरीब होने के बाद। जी, क्योंकि 5% लोग टैक्स देते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। बिल्कुल, मुझे पता है टैक्स देते हैं। हाँ, हमारे देश में टैक्स से लोग सरकार चलाते हैं। मात्र 5% लोग टैक्स देते हैं हमारे देश में। हाँ, इनकम टैक्स वैसे भी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ मुद्दे से ना भटका जाए, लेकिन प्रणीत जी सवाल आप पर अभी भी खड़ा है। जब कास्ट सेंसस की बात आई थी 2011 में, क्यों यूपीए ने आंकड़े जारी नहीं करे सर्वे कराकर? लेकिन अब हम बात पूरी कर चुके हैं। वो पूरा सर्वे नहीं हुआ था, आपको अगर ये जानकारी है तो ये बताओ। फिर कराया गया, फिर मोदी सरकार ने कहा आंकड़े जारी करे, नहीं हुआ। हम तो 40 करोड़ के करते हैं ना। अगर हमने कोई काम कर दिया था, हम सरकार में नहीं रहे, क्यों नहीं हुआ सर्वे पूरा? देखिए वो चल रहा था। अगर बिल्डिंग बनती है तो सीधा 3rd फ्लोर नहीं बनता, ग्राउंड फ्लोर बनता है। 11 से 14 आने में समय लगा प्रणीत, 3 साल। देखिए चुनावी माहौल था, था, सेंटर का जो होता है चुनाव होता है, अदर स्टेट में चुनाव होते हैं। सरकार हमारी यूपी आ रही थी कि कास्ट सेंसस नहीं करा पाई। सरकार क्या पता जनता ने क्या सोचा हो। हराना जिताना जनता के हाथ में। देखिए मैं तो एक समापन स्टेटमेंट देता हूँ। हाँ, ये जितना ये सब कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सब अपने दिल पर हाथ रखें, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी रखें। और 2014 से पहले का भारत की एक बार यादें देखें। वो गड्ढे याद करें, वो कीचड़ याद करें, ये तो इतिहास की बात है, अगर वो झोपड़ियां याद करें, और आज एक नए भारत का चेहरा देखें, अपने आप आपको लेकिन पता कहीं ना कहीं कोने में गौरव जी देखिए, मुझे हिचक नहीं हुई, कहते हुए झोपड़ियां आज भी हैं, गरीबी देखो लोग आज भी। मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुन भाई, तालिबान में और किसी लोकतंत्र सरकार में यही फर्क है कि वो चाहते हैं कि एक दिन में चीजें बदल जाए, चुटकी बजाते चीजें बदल जाए। और जो लोकतंत्र होता है उसमें कुछ चीजों में समय लगता है, मगर ये जो समय जिस गति से बढ़ रहा है ये आश्चर्यचकित, जिस तरीके से देश का चेहरा बदल रहा है वो आश्चर्यचकित है। और सब लोग उसके साथ हैं, और सब लोगों ने जो चेहरा 2014 के पहले का चेहरा है वो भूले नहीं है और कभी भूलेंगे भी नहीं। अपने जीते जी तो कांग्रेस। एक क्लोजिंग स्टेटमेट मैं भी दूंगा मानसी जी, बहुत छोटा सा, फिर हम समाप्त बहुत छोटा सा। जैसे इन्होंने याद दिलाया, मैं जनता से अपील करता हूँ वो भी सोचें 2014 से पहले आपका आपसी प्रेम क्या था। 2014 से पहले क्या आप लाइनों में लगे थे? 2014 से पहले अब हम क्या नोट नहीं, जस्ट आप मुझे पूरा मेरे 60 सेकंड दीजिए। 2014 से पहले कोई लाइनों में लगा था क्या नोटबंदी में? 2014 से पहले क्या कोविशील्ड आई थी क्या? 2014 से पहले क्या किसी ने बीफ कंपनी से चंदा लिया था क्या? कोरोना बीजेपी वैक्सीन आप समझे नहीं? कोविशील्ड से लोग मर रहे हैं, पता नहीं आपको? इसमें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आधार पूना वाला ने स्टेटमेंट दी है, आधार पूना वाला ने स्टेटमेंट दी है, इट इज नॉट वैलिड इन यूएसए। क्या बात कर रहे हैं आप? वहां से लोग मैं मना नहीं कर रही हूँ मरे, आप उनसे चंदा लेके वैक्सीन लगवा रहे हैं अपनी देश की जनता को। ये कभी हुआ है 14 से पहले? हमने पोलियो खत्म करा, पोलियो था, पोलियो जैसी बीमारी घर घर में थी। जो आपने अचीव करा वो हम बिल्कुल आप जनता से पूछिए, तो मैं जनता से वही अपील करूंगा। एग्जैक्टली। क्या भर्ती घोटाला विधानसभाओं में देखा? कितने इतने पेपर लीक पहले देखे? ये 2014 के बाद इस पे तो आप पूरा इनके मंत्री हम इसको आप बताइए। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विधानसभा भर्ती घोटाला करा, जेई लीक हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ। ये बातें जनता जानते। गौरव जी, प्रणय जी, अभी बहुत सारी चीजें थी बची, हमें वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करनी थी क्योंकि देखना था क्या आएगा। हम जरूर अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कास्ट सेंसस पर जो राय थी बीजेपी और कांग्रेस, वो हमने मुखर तरीके से आपको दिखाई। अब आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा, क्या कास्ट सेंसस हमारे देश के लोगों के लिए सही है या नहीं।